प्रॉफिट ये है शिवांश, मतलब किसकी प्रॉफिट पूछ रहे हो? बस हम भी निकल ही गए सर इसी की एंथे की। ये इसके स्कॉलरशिप का होता है एंथे का, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है उसके अंदर में, और भी कुछ हो, मैं एक बार देख लूँगा, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग तो इसका स्कॉलरशिप के लिए कराते हैं। ओके सो शुरू करते हैं क्लासेस। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा बहुत शुरू में ज्ञान है, उसको आप उसमें लेना है बस। क्या कि काम में आने वाला ही एक मेथड है, जो कि नॉर्मली हम लोग जिस तरह की डील्स उसमें करते हैं वो तो प्रॉफिट से रिलेटेड करते हैं। तो इन बिजनेस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम और मिनिमम, एक्चुअली में जैसे मान लीजिए किसी भी बिजनेस के अंदर हम कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो हमारे को दोनों एस्पेक्ट की जरूरत है। देखिए, कम से कम खर्चा मतलब मिनिमम वैल्यू हम लोग इनपुट करें और मैक्सिमम आउटपुट निकालें। तो मैक्सिमम या मिनिमम जब भी किसी बिजनेस के अंदर निकालना होता है, वैसे बिजनेस ही नहीं, नॉट नेसेसरली बिजनेस, बस किसी भी तरह की एक्टिविटीज के अंदर अगर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में सोच रहे हैं, तो उस समय पर हमको लीनियर प्रोग्रामिंग करनी आए तो चीजें आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर बाय द वे वैल्यू ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, अगर हम उन चीजों को लीनियर एक्सप्रेशन के तौर पर दिखा सकें, तो लीनियर एक्सप्रेशन से हम लोग उनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट डेफिनेशन एक बार पूरा पढ़ देता हूं। Definition: it is a method used to decision making in business for obtaining the maximum and the minimum of the subject to satisfy certain given linear inequation. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखने का टाइम है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्या है कैसे है, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी अपने आप समझ में आता जाएगा कौन सी लीनियर एक्सप्रेशन, कौन सा लीनियर इनइक्वेशन क्या है कैसे है, सब बताता हूं। पहले एक बार जरा पहले डेफिनेशन वाले पार्ट से अपन जल्दी से निकल जाते हैं, राइट है। तो उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज लिखना प्लीज आप, है ना। अच्छा, अब इस लीनियर इनइक्वेशन से या लीनियर एक्सप्रेशन से हम लोग निकालना क्या चाहते हैं, मतलब हमारा टारगेट क्या है। हाँ, जो टारगेट है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। अच्छा, अगर ऐसे देखा जाए तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। एक ऐसा लीनियर फंक्शन जो कि वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है ना। अब अगर बाय द वे हम उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या हो गया, उसको मैक्सिमम निकालना या उसका मिनिमम निकालना, ठीक है ना। अच्छा, वो जो भी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होगा, वो क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है तो बार बार अपन लीनियर एक्सप्रेशन क्यों बोले, एक्स और वाई से बनने वाला जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा उसमें एक्स और वाई से रिलेटेड हमारे को कुछ इनइक्वेशंस दी जाएगी, उसमें एक्स और वाई से रिलेटेड हमारे को कुछ इनइक्वेशंस दी जाएंगी। उन इनइक्वेशंस का यूज करते हुए हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि कहां पर उसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, माने हमारे एक्सप्रेशन का कहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, कहां पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो जो हमारा टारगेट हो गया वो क्या हो गया, उस लीनियर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना यूजिंग द लीनियर इनइक्वेशंस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना। ओहो, यहां पर हम लोगों को जो लीनियर एक्सप्रेशन काम में दिया जाएगा या लेंगे हम लोग, वो z इज इक्वल टू में ax प्लस by, नॉर्मली हम लोग इसी तरह से डिनोट करेंगे फॉर द बोर्ड बुक, है ना। अच्छा, तो एक बार जरा पूरा पढ़ देता हूं, जब तक आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ द इन्वॉल्व वेरिएबल which we want to maximize or minimize, subject to given linear constraints। अब ये linear constraints क्या है सर, constraints का मतलब inequations, कैसे अभी बताता हूं वो भी, है ना। तो using linear constraints is known as the objective function। अच्छा, it is represented by capital Z या Z, है ना, and it is always in the form of z is equal to ax plus by। बिल्कुल सीधा सीधा इसका प्रॉपर इसका तरीका है बताने का। अब चलते हैं अगले पे। जैसा मैंने बोला, मैंने आपको क्या बताना था, कॉन्स्टेंट्स, है ना भाई। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, कुछ लोग इससे ये भी कह सकते हैं कि लिमिटेशंस, कुछ लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शंस कहां से आते हैं भाई, जो क्वेश्चन में रिसोर्सेज दिए उनसे आते हैं ना। तो दैट कैन बी ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, एंड और वी कैन से लीनियर कॉन्स्टेंट्स। अब ये लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या है, द लिमिटेशन एंड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रिसोर्सेज कैन ऑफन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस नोन एज लीनियर कॉन्स्टेंट्स।
क्योंकि अभी सिर्फ डेफिनेशन पार्ट चल रहा है। इससे आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम चीजों को अंदर से नहीं जान लेते, माने क्वेश्चन के साथ नहीं मिल लेते। तभी तो सिर्फ लिखने का समय, इससे समझने की कोशिश नहीं करेंगे अपन। जब वहां पहुंचेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के दौरान और क्वेश्चन के आखिरी में जब चीजों को समेटेंगे, तब वापस मिलाएंगे कि हाँ हमने क्या सुना था और क्या मिला। राइट है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया लीनियर कांस्टेंट्स। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला था कि हम लोग हर ऑब्जेक्टिव से क्या निकालना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाला, तो उसे आप लोग ऑप्टिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं अपना। तो अगला टारगेट है ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑप्टिमल वैल्यू, खत्म बात। तो मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज ऑप्टिमल वैल्यू, राइट। ओके, जब हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, मतलब फाइनली हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, बेसिकली दो तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला तरीका होता है कि हम वेरिएबल्स को लेकर के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि हम जितनी भी हमारे को इन इक्वेशंस दी गई हैं या इक्वेशंस दी गई हैं उनको सॉल्व करें। अच्छा, उनको सॉल्व करने के बाद में जो फाइनल आउटकम आएगा उससे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ से जो फाइनली हमारे को जो कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, क्या बोला मैंने, कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, उन्हें हम फिजिबल सॉल्यूशंस कहेंगे। चलिए, तो ये था आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। अभी तो जो भी हमने पढ़ा है आपको यहाँ पे, ये ग्राफ को ट्रेसिंग करने के बारे में बताया गया था कि डेफिनेशन क्या कहती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लीनियर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने बताया आपको कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है, ऑप्टिमल वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, वो कैसे निकालते हैं। ये तो हमने अभी थ्योरेटिकली देखा है, हम क्वेश्चन से देखेंगे इसको, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली में। अपनी वैल्यूज हैं जो कि अपने आप को जो दिए गए कांस्टेंट्स हैं उनके अंदर हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक ले जाने में मदद करती हैं। क्या बोला मैंने, एक्चुअल में द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाई ऑल द कांस्टेंट्स, ये सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी उसमें 3 कांस्टेंट दिए गए, कांस्टेंट का मतलब अब तुरंत समझना इन इक्वेशंस, जैसे अगर 3 इन इक्वेशन दिए तो तीनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा, माने जो भी अवेलेबल सॉल्यूशंस होंगे दे विल बी नोन एज फिजिबल सॉल्यूशंस, है ना। Okay, the set of values of the variable satisfy all constant is known as feasible solutions. Next title आ गया सब optimal solutions। अब वो feasible solution में जो maximum है या minimum है वो optimal solution कहलाएगा। तो feasible solution which leads to be the optimal value of the objective function is known as the optimal solution of the system of inequations। शुरुआत में बस सिर्फ लिखने का काम कर रहे हैं और इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक समझने समझाने का हमने ए भी स्टार्ट नहीं करा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारी की सारी चीजें हमको तभी समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले नोट्स बराबरी का कराएं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके पास नोट्स होने चाहिए कि भाई मैं ये जो फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ सर ने लिखवाई क्या था, ये सर यहाँ क्यों लिख रहे हैं कि बाउंडेड रीजन है, यहाँ क्यों लिख रहे हैं अनबाउंडेड रीजन है, यहाँ क्यों लिख रहे हैं सर ये इनइक्वेशंस है। अच्छा, ये कांस्टेंट क्या लिखा है, तो वो आपको बाद में आपको वापस मिलाएगा कि अच्छा हमने एज ए स्टूडेंट ये चीजें नोट डाउन करी थी तो नोट्स बनाए थे। ओके, क्या फिलहाल आप बहुत समझदार है, मेरे को अच्छे से पता है, मैं आपको ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो अगला टाइटल है बाउंडेड रीजन। अभी बाउंडेड रीजन कैसे निकालेंगे सर, एक्चुअली में जो हमारे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, माने z = ax + by दिया जाएगा, उसमें कांस्टेंट्स का यूज करेंगे, फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो भी कॉर्नर होंगे, माने जो फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे, उनसे हम बाउंडेड रीजन ड्रॉ करेंगे। राइट है, क्या बोला मैंने, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन माने z = ax + by दिया जाएगा, उसमें सारी इन इक्वेशंस माने कांस्टेंट का यूज करेंगे, उसको देखते हुए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, माने थर्ड पॉइंट आ गया, और 14 पॉइंट उस ग्राफ से जो भी कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, माने फिजिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे, उनसे हम अपना आंसर क्रिएट करेंगे, और उससे जो रीजन बाउंड होगा वो बाउंडेड रीजन कहलाएगा। दोबारा सुनिएगा, अगर भाई आप यहाँ पे मिस कर गए तो हम z = ax + by को देखते हुए और कांस्टेंट माने इन इक्वेशंस को देखते हुए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज प्लॉट द सॉल्यूशन रीजन। उससे क्या मिलेगा, हमारे को कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे
फिजिबल सॉल्यूशंस कहलाएंगे और उनसे हम एक रीजन बाउंड करेंगे दैट विल बी नोन एज बाउंडेड रीजन। ठीक है, अब तो मेरे नाम ख्याल है आपने कुछ समझने समझाने की कोशिश करी होगी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए जैसे फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए हम लोग इसके अंदर एक्स और वाई में खेलते हैं, तो हम लोगों ने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया। पहले कांस्टेंट माने पहली इन इक्वेशन से इक्वेशन बनाई। अच्छा, उस इक्वेशन से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सेकेंड इन इक्वेशन से सेकेंड लाइन ड्रॉ करी। अच्छा, दोनों में शेडेड रीजन जो था उसका कॉमन शेडेड रीजन निकाला जो कि ये निकला। और ये जो है जब निकला तो हमारे को पता चला इससे हमारे पास में जो कॉर्नर पॉइंट आए वो कौन कौन सा है, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले। और इन चारों के बीच में जो घिरा हुआ जो ग्रीन कलर का एरिया है क्या कहलाएगा, बाउंड्री रीजन। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन करने के दौरान जब हम लोग कांस्टेंट्स का यूज करें तो हमारे को पता चला कि ये रीजन ऐसा बंधा हुआ नहीं आया, चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं आया। ये क्या आया, तीन तरह से घिरा हुआ परंतु फोर्थ साइड से बिल्कुल ओपन मिला। जैसे ये क्या है, ये तो चारों तरफ से घिर गया ना, अगर ये चारों तरफ से घिर गया तो इसे बाउंड्री रीजन बोलेंगे। इन केस अगर भाई तो ऐसा ना होकर के ऐसा होता कि ये इस तरह से खुल जाता, जैसे कैसे मैं बताता हूं, तो अगला टाइटल डाल लेते हैं अनबाउंडेड रीजन। ये चारों तरफ से घिरा हुआ तो इसे बाउंडेड बोले। अब ये अनबाउंडेड क्या है, फिर से वही जो z इज इक्वल टू ax प्लस by करके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है उसमें सारे इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। उस इन इक्वेशन से लाइनें मिलेंगी, लाइन से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद में हमारे को फिर से कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे। ठीक है ना भाई, और कॉर्नर पॉइंट से हम लोग वेरीफाई करेंगे। अभी खुला हुआ एरिया कैसे मिलेगा, देखिए ऐसे मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है ना, अच्छा सपोज हमने दूसरी इन इक्वेशन से दूसरी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या हम लोगों को पता चला उसने एक और तीसरी इन इक्वेशंस भी दी थी, उससे तीसरी लाइन आ गई मार्केट के अंदर। और फिर फाइनली हम लोगों ने जब तीनों इन इक्वेशंस को सॉल्व करा तो हमारे पास ये रीजन प्रकट हुआ। अब ये जो रीजन है ये इस तरफ से पूरा खुला हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये हम बाउंडेड नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड रीजन। तो हम लोगों के पास में दो तरह की समस्याएं आ सकती है, बाउंडेड और अनबाउंडेड। अच्छा, मेजरली हम ये मान के चलिए एक तरह से हम कह सकते हैं 80% ऑफ द क्वेश्चंस या वी कैन से इवन 90% ऑफ द क्वेश्चंस वी नॉर्मली गेट बाउंडेड रीजन, तो उसमें ज्यादा समस्या नहीं आती। फिर भी अनबाउंडेड रीजन के लिए हम लोग मना नहीं करते, तो आपको बता के चलते कि भाई अनबाउंडेड रीजन करके भी कुछ आएगा। ओके, तो ये था फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। और दो तरह के रीजन हम पढ़ेंगे। हाँ, कॉर्नर पर डिपेंड रहता था क्या मतलब, कॉर्नर पर डिपेंड नहीं करता, मतलब 4 ही होंगे, जब 3 होंगे 2 होंगे। हाँ, 4 होंगे, 3 होंगे, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? मतलब सर ऐसे बाउंडेड रीजन